हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आज हम लोग काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोला जाए तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 एग्जैक्टली हम लोग इसे ही कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स पर लगभग सारे डिस्कशंस कर लिए हैं भाई। इस चैप्टर में वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स के भी तगड़े एप्लीकेशंस होने वाले बच्चों। कई सारे बच्चों का एक रिक्वेस्ट और सवाल आ रहा था कि सर रिलेटिव मोशन कब कराई जाएगी। बच्चों, रिलेटिव मोशन हम लोग वेक्टर्स में नहीं करते हैं, हम लोग यहां पर करते हैं काइनेमैटिक्स में। मुझे पता है कि वेक्टर्स का बहुत तगड़ा एप्लीकेशन दिखेगा रिलेटिव मोशन में। हम लोग वो सारे एप्लीकेशन जो वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स में के लगाने थे वो इस चैप्टर में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करेंगे इस लेक्चर को। और शुरू करने के पहले मैं जो ये ब्रांच है, जो सेगमेंट है हम लोग फिजिक्स में जो स्टार्ट किए हैं, इसका नाम है मैकेनिक्स और इसके 3 ब्रॉडर डिविजन्स होते हैं। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज नहीं बात कर रहा हूं, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। कंसेप्चुअली इसमें हम लोग 3 सेगमेंट देख सकते हैं। मैं एक ऐसे बॉडी की बात करूं जो रेस्ट पर है और मुझे स्टडी करना है वो जब रेस्ट पर है तो वो क्या क्या इंफ्लुएंस क्रिएट कर रहा है या क्या क्या इंफ्लुएंस वो फील कर सकता है। तो मुझे जब भी किसी रेस्ट में रहने वाले बॉडी को ऑब्जर्व करना, हो सकता है मैं किसी चार्ज जब रेस्ट में उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं या उसके वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, या फिर मैं फ्लूइड की बात कर सकता हूं, पानी की बात कर सकता हूं, गैसेस की बात कर सकता हूं। जब वो रेस्ट में है तो वो अपने आसपास कैसे इंफ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं या क्या इंफ्लुएंस वो फील कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर मैं हीट कंटेंट की बात करूं, कहीं पे हीट या कहीं पे थर्म है और वो हीट कहीं से कहीं फ्लो नहीं कर रहा है तो वो किस तरह का इंफ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, किस तरह का इंफ्लुएंस फील कर सकता है। इस स्टडी को, इस ब्रांच को बच्चों स्टैटिक्स कहा जाता है। स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। मैकेनिक्स का पहला सेगमेंट है बच्चों स्टैटिक्स। मतलब मैं चैप्टर का नाम लूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट पर। जब रुके हुए चार्जेस क्या इंफ्लुएंस क्रिएट करते हैं या रुके हुए चार्जेस क्या इंफ्लुएंस फील कर सकते हैं, जब इन सब पर लेकर बातें होती है हम लोग चैप्टर का नाम रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट और यहां बॉडी अपनी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें एक और चैप्टर की, इसका नाम है फ्लूइड स्टैटिक। मतलब इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट और यहां की बॉडी क्या है भाई, फ्लूइड है। यहां की बॉडी क्या है, फ्लूइड है। मैं इस तरह से एक और चैप्टर का नाम लेता हूं, अगर मैं बोलता हूं थर्मोस्टैटिक, ये सारे अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं। थर्मोस्टैटिक मतलब स्टडी ऑफ हीट एट रेस्ट, स्टडी ऑफ हीट एट रेस्ट, हीट कंटेंट एट रेस्ट, इसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्टैटिक। तो बच्चों मैकेनिक्स का पहला ब्रांच, पहला तगड़ा ब्रांच जैसे बहुत डिटेलिंग की जाएगी आगे चल के, वो है स्टैटिक्स। मैकेनिक्स के सेकेंड ब्रांच से हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट होता है अपने सिलेबस वाइज बात की जाए तो, और सेकेंड ब्रांच का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है बच्चों स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हम लोग बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा किस स्पीड से वो किस स्पीड में पहुंच गई, या क्या वेलोसिटी है उसकी, या क्या स्पीड है उसकी, उस दौरान में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये सारे टर्म्स की बात की जाएगी। आई गेस ये सारे टर्म्स हम लोग ने पहले भी कभी सुन रखे हैं। इन सारे टर्म्स की यहां बातें की जाएंगी। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सारी बात करेंगे। पर यहां पर जब ये सारी बातें हो रही होंगी बच्चों, हम लोग स्टडी ऑफ मोशन कर रहे होंगे पर उन मोशन के कारणों पर नहीं जाएंगे। विदाउट नोइंग इट्स कॉज, हम लोग कॉजेस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग कॉजेस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग कारण पर बात नहीं करने वाले। हम लोग ये नहीं बात करने वाले कि भाई वो मोशन क्यों हो रही है, क्या कारण है उसके पीछे, कैसे एक बॉडी ने एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी अटेन कर लिया, कैसे एक बॉडी अगर 3 मीटर पर सेकंड चल रही थी तो वो 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई। कैसे पहुंची मतलब नहीं है, ये थी, ये हो गई, कितने टाइम में हुई अगर ये सवाल है, और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे आराम से सॉल्विंग करेंगे बिना ये सोचे कि क्यों हो रहा है। हम लोग स्टडी करेंगे इस ब्रांच में पर डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई वो क्यों हो रहा है। मैं एनालाइज नहीं करने बैठूंगा कारणों को लेकर। अगर बात करनी है कॉजेस पर तो कॉजेस से बात करेंगे हम लोग ठीक अगले चैप्टर में बच्चों। अगला चैप्टर है डायनामिक्स, जिस चैप्टर का नाम हम लोग के सिलेबस में है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसे हम लोग कहते हैं, इस टॉपिक का मतलब होता है, डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। कॉजेज ऑफ मोशन काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कहलाता है बच्चों ये, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। मैं अगर कहता हूं
मुझे बात करनी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है मुझे ये जानना है कि चार्जेस फ्लो कर रही हैं तो क्यों फ्लो कर रही हैं। मुझे ये जानना है जब चार्जेस फ्लो कर रही हैं तो क्या क्या इंफ्लुएंस क्रिएट कर रही है अपने आसपास। मैं कहता हूं चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं जब फ्लूइड फ्लो कर रही है तो क्यों फ्लो कर रही है और वो क्या इंफ्लुएंस क्रिएट कर रही है अपने आसपास। मैं बात करता हूं थर्मोडायनामिक्स की, हीट जब फ्लो कर रही है तो हीट क्यों फ्लो कर रही है और जब वो फ्लो कर रही है तो क्या क्या असर वो फील कर पा रही है और कैसे असर वो आसपास क्रिएट कर रही है। ठीक है, मैं ऐसे करके अलग अलग बॉडीज के मोशन के कॉजेस को लेकर स्टडी करता हूं और यहीं पर न्यूटन ने समझाया था भाई सब जगह कारणों का सबसे बड़ा कारण है फोर्स। यहां पे तरह तरह के फोर्सेस होते हैं अलग अलग जगह पर, उन तरह तरह के फोर्सेस को लेकर बात किया जाता है इस चैप्टर में। हम लोग अगर एक ऑर्डर में देखें तो काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा देन था गैलीलियो का भाई, और कहा जाता है ठीक गैलीलियो के मरने कुछ 1 साल 1 महीने बाद न्यूटन का बर्थ हुआ था। और बहुत लोग कहते हैं जो सारी बातें इनकम्प्लीट थी गैलीलियो की, वो सारी बातें कंप्लीट किया था किसने, न्यूटन ने कंप्लीट किया था। तो हम लोग कहते भी हैं इन जनरल, कई जगह लिखा जाता है कि न्यूटन इज सेड टू बी द रीबर्थ, पुनर्जन्म हुआ था गैलीलियो का। न्यूटन ने ही समझाया कि मोशन क्यों होता है, मोशन होता है यहां स्टडी किया गया, मोशन होता क्यों है यहां स्टडी किया गया। सिलेबस वाइज भी हम लोग काइनेमेटिक्स पहले पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसी ऑर्डर में पढ़ने वाले भी हैं। अभी हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या करने वाले हैं पहले इस पर डिटेल करेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स अलग से नहीं पढ़ा जाता है बच्चों, स्टैटिक्स पर भी जो बातें होती है हम लोग डायनामिक्स में ही, मतलब लॉज ऑफ मोशन में ही कर लेते हैं। मैं अलग से स्टैटिक्स पे कुछ बातें नहीं करता हूं अपने सिलेबस में। ठीक है, अगर सिलेबस वाइज बात की जाए तो हम लोग के चैप्टर मैकेनिक्स से सबसे पहले चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है काइनेमेटिक्स। इसके पहले जो हम लोग ने वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स पढ़ा वो सारे के एप्लीकेशंस यहां दिखने वाले हैं अलग अलग जगह पे समय समय पर आस्ते आस्ते। ठीक है, क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में उसको लेकर एक बार बात कर ली जाए तो ज्यादा सही रहेगा। मैं एक बार यहीं पर साइड में लिख देता हूं क्या करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। हम लोग काइनेमेटिक्स में सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे मोशन इन 1D। मोशन इन 1D, 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन। मोशन इन 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। कई सारी किताबों में स्ट्रेट लाइन मोशन भी नाम दिया जाता है, इससे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड जो सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि जब मैं मोशन 1D हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग उसके सारे बेसिक टर्म्स को भी समझेंगे, सारे बेसिक फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, कैलकुलस बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखेंगे, नॉन कैलकुलस बेस्ड भी प्रॉब्लम देखने वाले हैं। यहां पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग जब इस चैप्टर पर आ रहे हैं इसके पहले बेसिक मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर करके आए। ठीक है, यहां पर हम लोग 3 तरह के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं बच्चों। एक नॉन कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ली जाएगी, एक कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम जहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल ली जाती है जनरली, और एक तीसरा ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये वो मोशन इन 1D पर। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम रहेगा, वो होगा रिलेटिव मोशन बेस्ड प्रॉब्लम इन 1D। 1D मतलब 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है मैं आगे डिटेल करता हूं। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं मोशन इन 2D की। सेकंड सेगमेंट रहेगा मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में हम लोग एक स्पेशल सेगमेंट करते हैं, उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि सर्कुलर मोशन भी एक 2D मोशन होता है, पर सर्कुलर मोशन को बच्चों मैं एक अलग चैप्टर में लेकर डिस्कशन करने वाला हूं, तो सर्कुलर मोशन को यहां पर डिस्कशन में हम लोग नहीं लेंगे। यहां पर प्राइमरीली प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है चैप्टर पढ़ते हुए बताया जाएगा, और रिलेटिव मोशन पे बातें होने वाली है। मोशन इन 3D पर बातें हम लोग यहां पर ज्यादा नहीं करने वाले हैं। बाय द वे मोशन इन 1D 2D 3D का मतलब क्या होता है पहले जरूर ये समझें। ठीक है, पहले ये जरूर समझें भाई। मैं मोशन इन 1D 2D 3D के मतलब पर बात करने के पहले मैं एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पहले सबके सामने रखना चाहूंगा भाई। हम लोग जब कभी बात करें हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बात जरूर करना पड़ता है। तो भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहां पर मैंने 2 कुछ छोटे छोटे वीडियोस रखे हैं भाई। ये एक एग्जांपल है जहां पर एक हम लोग जब भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं या ट्रेन में आगे जा रहे होते हैं, मुझे पता है कि हम लोग सब ये चीज आज तक एक्सपीरियंस की है कि जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं, भले मैं आगे जा रहा हूं, हमें लगता है कि हम आगे नहीं जा रहे हैं, बाहर की चीजें पीछे जा रही है। तो ये पिक्चर ये बताता है कि हम लोग को क्या लग रहा है, हम लोग रेस्ट पर है, या मैं बगल में जब बैठा तो मुझे लग रहा है मेरे संग ये जो है भाई रेस्ट पर है, जो बाहर की वस्तु है वो पीछे जा रही है।
एंड सेकेंड वाले इमेज में अगर हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जैसे ये ट्रेन गुजरी, तो इस ट्रेन के अंदर वाले को लगेगा भाई प्लेटफॉर्म जा रहा है पीछे, और बाहर से देखा जाए तो हम लोग को लगेगा ट्रेन जा रहा है आगे। तो ये एग्जाम्पल ये समझाने में हेल्प करता है भाई कि जो भी चीज हम देखते हैं वो डिपेंड करता है कि हम लोग कहां से देख रहे हैं। कोई भी चीज मोशन या रेस्ट में तब क्लियरली समझी जा सकती है जब हम बताएं हम लोग कहां से बैठ के देख रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, अगर हम लोग आज अर्थ पर हैं तो मेरे लिए कोई भी बिल्डिंग जब बगल में खड़ी है वो बिल्डिंग रेस्ट पर है, ठीक है। अगर उसी बिल्डिंग को हम लोग अर्थ के बाहर से देखें, पूरा अर्थ मोशन में है, वो बिल्डिंग भी मोशन में है। तो सारी चीजें निर्भर करती है हम लोग देख कहां से रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो टर्म है जिसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इस पर बहुत डिटेलिंग करने की जरूरत है। हम लोग इन पर बहुत बात करने वाले आगे चलकर। मैंने सोचा कि भाई एक बार चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो, उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को सबसे पहले जाना जाए, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर बात तब क्लियरली डिफाइंड होगा, तब क्लियरली समझा जा सकता है जब हम ये बता दें कि देखने वाला कौन है, नजरिया किसका था। क्योंकि मेरे नजर में जब मैं किसी गाड़ी में मूव कर रहा हूं, मेरे बगल वाला रेस्ट पे है, ठीक है, और कोई जो बाहर में खड़ा होकर हमें देख रहा होगा, उनके लिए हम लोग मोशन में हैं दोनों एक साथ, और मेरे लिए वो मोशन में है बाहर वाला। हर चीज निर्भर कर रही है बच्चों देखने वाला कौन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर सिट्स एंड मेक्स द ऑब्जर्वेशन। जब भी बताया जाता है हमेशा ध्यान रखना कि देखने वाला कौन है, बताने वाला कौन है, कौन डिक्टेट कर रहा है उस मोशन को, उसे उसकी जानकारी भी जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। आगे इस पर और बात करें, इसके पहले एक और छोटा सा एग्जांपल जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं भाई, कि अगर हम लोग गाड़ी में आगे जा रहे हैं या गाड़ी में इस तरफ मूव कर रहे हैं, भाई गाड़ी में इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये इंक अच्छा नहीं है, ओके। हम लोग गाड़ी में अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्राणी के लिए इसे दिखेगा कि ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये मनुष्य इसके पास आ रहा है। इसे क्या दिखने वाला है? ये प्राणी आगे नहीं बढ़ा, ये मनुष्य जो है, ये व्यक्ति इस तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसा होता है ना कि हम लोग जब बैठे होते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर जब हम लोग आगे जा रहे होते हैं, हम लोग बोलते भी हैं रफ लैंग्वेज में कि भैया अगला स्टेशन आने वाला है। कभी सोचो क्या हम लोग अगला स्टेशन आता है कि हम लोग जाते हैं? ये नजरिया है। हमें लगता है, देखने वाले को लगता है कि वो रेस्ट पर है, वो कुछ नहीं कर रहा, बाहर की चीज तुम्हारे पास आ रही है। हम लोग बोलते हैं भाई, कोई कहीं भी जा रहा होता है, बोलता है भैया कानपुर स्टेशन आने वाला है, तो कभी क्या कानपुर स्टेशन आता है कि हम लोग जाते हैं? जाते तो हम लोग हैं। तो यही है रिलेटिव मोशन, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखने वाले प्राणी को लगता है वो नहीं कुछ कर रहा है, जो कर रहा है वो सामने वाला कर रहा है। यही बेसिक इंटेंशन होता है। हमें लगता है हम लोग रेस्ट पर है, सामने वाला बॉडी मूव कर रहा है। मैं इस पर और डिटेलिंग तब करूंगा जब हम लोग की एप्लीकेशंस आएगी बच्चों। अभी के लिए बस जान के रखो, मोशन की कोई बात तब तक अधूरी है जब तक हम लोग ये ना बताएं कि देखने वाला कौन है, नजरिया किसका है, ऑब्जर्वर कौन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है। ठीक, फिलहाल हम लोग मोशन में 3 तरह के मोशन पढ़ने वाले हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं भाई। वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन ये रहा, 2 डायमेंशन मोशन ये रहा, 3 डायमेंशन मोशन ये रहा। 3 तरह के मोशन पर बात होने वाली है। 1D मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब कभी कोई बॉडी ऑब्वियसली किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, वो जो देख रहा है उसे दिख रहा है कि वो प्राणी, वो ऑब्जेक्ट अपना जगह जब चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन जब चेंज कर रहा है, उसके चेंज्ड पोजीशन को समझाने के लिए मात्र एक वेरिएबल ही काफी है, मात्र एक वेरिएबल ही काफी है। जैसे कोई ट्रेन अगर एक पटरी पर चल रही है और उस ट्रेन के लोकेशन को बताने के लिए मुझे बस ये बताना है कि अच्छा भैया ये रही प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म से, ये स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन है वो कहीं यहां पर है। कितनी दूर पर है? सो लेट्स से 100 मीटर पर है। थोड़ी देर बाद कहां पे है? लेट्स से कितनी दूरी पर है? लेट्स से 200 मीटर पर है। तो मुझे बताने के लिए खाली एक वेरिएबल बताना पड़ रहा है, लेट्स से x, या कोई भी एक वेरिएबल बताना पड़ रहा है। मैं बताऊंगा प्लेटफॉर्म से 100 मीटर पर ट्रेन है, प्लेटफॉर्म से 200 मीटर पर ट्रेन है, प्लेटफॉर्म से 2 किलोमीटर दूरी पर ट्रेन है। तो मेरा एक ही वेरिएबल काफी है ये बताने के लिए कि वो ट्रेन कहां लोकेटेड है। मतलब समय के साथ सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज हो रहा है। कभी वो प्लेटफॉर्म से 1 किलोमीटर दूर था, या स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर था, कभी 2 किलोमीटर दूर है, कभी 100 किलोमीटर दूर है, कभी 1000 किलोमीटर दूर है, कभी 200 किलोमीटर पास आ गया, कभी 100 किलोमीटर और पास आया। तो एक
वेरिएबल ही अगर उस पर्टिकुलर बॉडी के मोशन को समझा पाए, हम लोग वैसे मोशन को बच्चों कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, और इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, सबसे पहली डिस्कशन हम लोग की स्ट्रेट लाइन मोशन पे ही रहने वाली है चैप्टर में। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन को मैं 1D बोलूंगा बहुत बार। हम लोग जब भी मूवी हॉल में जाते हैं बोलते हैं 3D मूवी देखने गए, है ना, जब मूवी देखने गए 3D मूवी। 3D मूवी का मतलब क्या हुआ, वहां पर जो भी हमें दिख रहा है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें बहुत बार दिखता है ना, कोई सामान तुम्हारे सामने आ गया है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई किंग कॉन्ग मूवी देखने गया, दिखा किंग कॉन्ग सामने आ गया है, तो वहां पे क्या हो रहा है भाई, वहां पे वो जो भी चीजें पिक्चराइज हो रही है, जो भी चीजें वहां पे इमेजेस बन रही है, उन इमेजेस को लोकेट करने के लिए हमें 3 वेरिएबल लगते हैं। जैसे मैं अगर बताना चाहूं मेरा ये आई इस रूम में कहां पर है, तो मुझे सबसे पहले इस रूम में किसी एक को अपना ओरिजिन मानना पड़ेगा, या किसी एक को अपना रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जहां से हम लोग नापने वाले, मेजर करने वाले। ठीक, तो जिसे ओरिजिन लिए अगर इस तरफ मूव किए बच्चों x, ऊपर मूव किए y, और बाहर जब आए z, तो मुझे मेरा आई बॉल का पोजीशन मिल जाएगा। तो मेरा आई बॉल कहां लोकेटेड है, कोई x, कोई y और कोई z पर मेरा आई बॉल का मुझे पोजीशन मिल जाएगा इस तरह से। हाँ या ना? तो भाई मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, जब मुझे सिर्फ एक वेरिएबल से मुझे अपने आई बॉल को लोकेट करना मिल जाता और मेरा सिर्फ एक ही वेरिएबल बदल रहा होता समय के साथ। वहीं पे अगर मैं इस रूम में घूम रहा हूं, मैं कभी मूव कर रहा हूं, कभी मैं नीचे बैठ जा रहा हूं, कभी ऊपर चले जा रहा हूं, तो मेरे आई बॉल को लोकेट करने के लिए मुझे तीनों वेरिएबल का बताना पड़ रहा है, तीनों वेरिएबल को बताना पड़ रहा है। मैं कहूंगा मेरा आई बॉल 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। जैसे कोई चिड़िया अगर उड़ रही है कहीं पर भी, तो कभी किसी डाल पर है, उड़े किसी पेड़ पे, किसी डाल पे चली गई, कहीं पहुंच गई, तो उस चिड़िया को लोकेट करने के मुझे 3D लगेंगे, 3 डायमेंशंस लगेंगे। ठीक है, जब समय के साथ एक ही वेरिएबल बदले, हम लोग कहते हैं उसे मोशन इन 1D। जब 2 वेरिएबल बदले समय के साथ 2D, और तीनों वेरिएबल बदले तो 3D। ठीक, क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है भाई? बढ़िया। तो when only one coordinate of the position of a body changes with time, then it is said to be moving one dimensionally. Motion of a car on a straight line, motion of freely falling body। एक बिल्डिंग के ऊपर जब एक बॉल छोड़ा जाता है, वो एक सीधे रास्ते पे चल रहा होता है। ठीक है भाई, मैंने बताया कि ये सारा काम ज्यादातर गैलीलियो ने किया हुआ है। मैं गैलीलियो के कुछ एक्सपेरिमेंट को लेकर भी बैठने वाला हूं, बात करने वाला हूं। काइनेमैटिक्स में लॉज ऑफ मोशन देन है न्यूटन का, और उसके ठीक पहले वाला चैप्टर देन है गैलीलियो का। ठीक, आगे बात करते हैं 2D मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन, जब कोई चींटी किसी दीवार पर चल रही है ना, रेंग रही है कहीं पर, या कोई चींटी अगर जमीन पर रेंग रही है, तो मुझे चींटी को लोकेट करने के लिए सिर्फ 2 वेरिएबल लगेंगे, एक लगेगा x और एक लगेगा y। आई होप सब समझ सकते हैं। मैं अगर किसी जमीन को, किसी फ्लोर को इमेजिन करूं, तो मुझे एक को x कहना पड़ेगा, एक को y, और चींटी कभी इधर है, चींटी कभी इधर, चींटी कभी इधर, चींटी कभी इधर, तो मेरा कभी x और y कुछ है, कभी x और y कुछ है, कभी x और y कुछ है। समय के साथ सिर्फ x और y बदलते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, हम लोग कहेंगे मोशन इन 2D इज ऑल्सो सेड टू बी अ मोशन इन अ प्लेन और प्लेनर मोशन। ठीक है, when 2 coordinate of the position of the body changes with time, then it is said to be moving 2 dimensionally। एग्जाम्पल के तौर पर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड पे जब मूव कर रहे हैं भाई, लोकेट करने के लिए मुझे, अगर मैंने ओरिजिन ऐसे लिया, तो मुझे x और y कभी कुछ मिल रहा है, कभी x और y कुछ मिल रहा है, कभी x और y कुछ मिल रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल, मतलब टेबल पर वो जो खेला जाता है, या फिर फुटबॉल ग्राउंड पर जब बॉल रेंग रही है तब वो भी 2D है। अब बॉल जब उड़ती है तो वो मोशन इन 2D नहीं है, वो 3D है तब, है ना। ग्रेट, तो 3D का एग्जांपल क्या हुआ, मोशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। जैसे जनरली कोई पतंगा उड़ रहा है, कोई चिड़िया उड़ रही है, हम लोग ही मान लो कभी जमीन पर है, कभी किसी फ्लोर पर पहुंच गए, 2 तल्ले पर चढ़ गए, है ना, तो जमीन पे मूव कर सकते हैं हम लोग, और सीढ़ियां भी चढ़ के किसी हाइट पे जा सकते हैं। तो हम लोग को लोकेट करने के लिए 3 वेरिएबल लग रहे हैं भाई, x, y एंड z। और समय के साथ मैं कभी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, फिर मैं बिल्डिंग से नीचे उतर गया, हाँ, मैं फिर रास्ते पे कभी आगे बढ़ गया, कभी राइट चला गया। तो हम लोग को लोकेट करने के लिए हमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग मोशन इन 3D में है, मतलब 3D मोशन कर रहे हैं। ठीक है, और when all 3 coordinates of the position of a body changes with time, then it is said to be moving 3 dimensionally। बच्चों इसके एग्जांपल है पतंग का उड़ना, किसी पतंगे का उड़ना, एंड सो ऑन। तो 1D, 2D और 3D में हम लोग के डिस्कशंस 1D और 2D पर रहेंगे। 3D पर हम लोग बातें नहीं करने वाले हैं अपने सिलेबस में। हम लोग बात करेंगे प्राइमरीली मोशन इन 1D एंड 2D। बाय द वे, अगर 1D और 2D हम लोग समझ जाते हैं तो मोशन इन 3D पर बात करना उतना
कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, बट जो मैथमेटिक्स यहां पे इन्वॉल्व होती है बच्चों वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, बोलकर हम लोग के सिलेबस से इसे अभी के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग अब चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, और इस चैप्टर को शुरू करते हुए कुछ टर्म्स जानने जरूरी है, जैसे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पहले से जानते होंगे, वो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हमें सब पर बात करना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, सारे टर्म्स, जितने टर्म्स हम इस चैप्टर में यूज करेंगे हर एक टर्म्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हुए व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। बच्चों मान लेते हैं यहां पे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है कि एक साइकिलिस्ट है, वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ यहां से मूव करते हुए यहां पहुंचा। देखने को देखा जाए तो डिस्टेंस क्या है यहां पर, ये जितना इसने पाथ तय किया, डिस्टेंस होता है बच्चों द पाथ कवर्ड और पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ द पाथ है ना, इसकी जो लंबाई है ये मेजर करोगे, ये जो लंबाई आएगी ये है डिस्टेंस। और बच्चों ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है यहां पे था इनिशियली, ये यहां पर था इनिशियली, और फाइनली ये यहां पर है। ये जो इनके बीच की दूरी है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों, इसे ही हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होता है द पाथ ट्रेवल्ड, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, राइट। अब इस पर थोड़ी बहुत थियरी जानकारी कर लें और फटाफट कंपैरिजन कर लें। तो भैया द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस, the shortest distance between the final and initial position of the motion of the body is displacement. It is a scalar, it is a vector। भैया हम लोग क्या समझ रहे हैं यहां पर ये लंबाई नापनी है बस, और यहां पर हमने बोला कि अच्छा ये साइक्लिस्ट यहां से अल्टीमेटली यहां पहुंच गया। हम लोग डायरेक्शन भी बताते हैं और ये लंबाई भी बताते हैं, राइट, बढ़िया। इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ये एक लंबाई है, एक मेजरमेंट है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। ये कभी जीरो नहीं होगी। अगर ऑब्वियसली किसी बॉडी ने मूवमेंट किया, थोड़ा सा भी किया, तो वहां पे कुछ तो लंबाई तय की, तो जीरो नहीं होगी। ये हमेशा एक पॉजिटिव लंबाई होती है, ये एक मेजरमेंट है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मैंने बोलना है कि भाई मैंने एक सर्कुलर मोशन तय किया, मैं यहां से अगर वापस यहीं पहुंच जाऊं तो कितना डिस्टेंस हुआ, ये लंबाई सर्कमफ्रेंस, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। मैं अगर एक 1D मोशन की बात करूं बच्चों, अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं, मैं इसको बोलता हूं मैं 5 मीटर गया, +5। मैं अगर इधर जाता तो मैं बोलूंगा मैं -5 मीटर गया, लेट से। मुझे यहां पर नेगेटिव डायरेक्शनल सेंस देता है और पॉजिटिव डायरेक्शनल सेंस देता है। डिस्टेंस बताते वक्त इस माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस सिर्फ लंबाई नापती है, कितना पाथ ट्रेवल हुआ। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बोलकर यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है, और मीनिंग क्या है, डायरेक्शनल मीनिंग है, राइट। ओके, आगे बात करते हैं। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम वैल्यू, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विथ टाइम वैल्यू, मतलब समय बीतते हुए अगर तुम्हारा बॉडी मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बड़ा होगा, और बॉडी रुक गया तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, पर कभी घटेगा नहीं। मतलब एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर ऐसे गया और फिर ऐसे आगे, फिर यहां पे चला गया, फिर ऐसे आया, तो बीतते हुए समय के संग मेरा डिस्टेंस खाली बड़ा ही होता है, ये लंबाई है। पर डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, और फिर जीरो भी हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट मतलब बढ़ घट दोनों सकता है बीतते हुए टाइम के साथ। यहां जो बोला गया ना, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद द टाइम वैल्यू, बढ़ते हुए टाइम के साथ डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, वो तो खाली लंबाई कितनी तय की गई वो नाप रहा है ना। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विद टाइम वैल्यूज, मतलब कैन डिक्रीज बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है, इट इज नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, मतलब मुझे पता है कि डिस्टेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, अगर बॉडी एक ही तरफ जाए। तो इस समय एक ही लाइन पे अगर बॉडी जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। ये बात जरूर नोट करना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होती है बच्चों, अगर बॉडी एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में लगातार जाए तो भैया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगी। अदरवाइज हर कंडीशन में डिस्टेंस, मान लो एक बॉडी ऐसे गई पहले, फिर कुछ सामान मान लो तुम भूल गए, तुम थोड़ा पीछे आए, वापस सामान लिए, फिर आगे गए, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट तो अभी तक भी यही लेंथ है, बट डिस्टेंस ये थ्राइस हो गया। जनरली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, प्लीज इस बात को नोट कर लें। एट मैक्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, ऐसा सिर्फ तब होगा
जब पार्टिकल एक ही लाइन में एक ही तरफ लगातार मूव करे, डायरेक्शन चेंज ना करे. इट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस वैल्यू. राइट? ओके बच्चों, फटाफट एक आध एप्लीकेशंस. अ बॉडी मूव्स फ्रॉम 6 मीटर टू 6 मीटर नॉर्थ, तो भैया 6 मीटर नॉर्थ. वेक्टर का सम वापस दिखेगा ये एक तरह से. 6 मीटर नॉर्थ गए. 6 मीटर नॉर्थ अगर तुम इस डायरेक्शन को बच्चों बोलते हो y, इसे बोलते हो x ईस्ट को, है ना, ये नॉर्थ हुआ. तो बाहर के डायरेक्शन को, अपवर्ड को हम लोग, आसमान की तरफ को हम लोग z एक्सिस बोलेंगे. ठीक है? अगर ये ईस्ट की तरफ x, नॉर्थ की तरफ y, तो बाहर की तरफ को z बोलेंगे. तो बोला गया 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड. समझ आ रहा है? 6 मीटर ऐसे गए, फिर 8 मीटर ऐसे गए, फिर ऊपर गए. तो देखने से लिख सकते हैं इसे हम लोग 6i प्लस 6i नहीं, ये 6i नहीं है, ये है 6j 8i प्लस 10k. तो इसका रिजल्ट होता है बच्चों रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. अगर ये समझ में आए तो अच्छा बात है, अगर ये समझ में ना आए तो एक और तरीका है इसे करने का. एक और तरीका क्या है, तुम्हें बस ज्योमेट्रिकली सोचना है कि 6 गए ऐसे, 8 गए ऐसे, ये 6 है, ये 8 है, और इधर की तरफ गए, किधर गए 10 इधर की तरफ. तो तुम्हें दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट, है ना, कहीं ऐसे. तो ये क्या होगा, इधर से डायगोनल है एक क्यूब का, रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 100 प्लस 100 ये कितना हो जाएगा 200 रूट ओवर. तो ये हो जाएगा 10 रूट 2. चाहो तो 6i प्लस 8j प्लस 10k की तरह समझो, जिन्हें वो नहीं पता ऐसे याद कर ले. 10 रूट 2. ऑप्शन ए इज द आंसर. ठीक है? An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. तो भैया एक सर्कुलर ट्रैक है, 40 सेकंड में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होती है. व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स. भैया 2 मिनट होती है 120 प्लस 20 होती है कितनी, 140 सेकंड. 140 सेकंड मतलब कितना रिवॉल्यूशन होगा. देखो 40 सेकंड में एक कंप्लीट, है ना, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 में 3 रिवॉल्यूशन, एक फिर एक फिर एक. अब बचा कितना, 140 में 20 सेकंड बचा. 20 मतलब कितना होगा, ये आधा, और यहां पे आके, तो ये डिस्प्लेसमेंट है. वॉट डिस्प्लेसमेंट इतना. क्या है ये बच्चों, ये है 2r, ये है 2r, कैपिटल R होना चाहिए, 2r, है ना. 140 सेकंड का मतलब 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड. 140 सेकंड मतलब 3.5 रिवॉल्यूशन हो पाएगा. 40 सेकंड में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक और 40 में एक और, एक और 40 में एक और नेक्स्ट 20 में आधा. ठीक, ग्रेट. Next question, an ant is cramping on the stairs as shown in figure. There are 10 stairs बच्चों, and each stairs has width of 8 inch and height of 6 inches. Find out. ढूंढना है distance. तो बच्चों distance बोला गया 10 stairs है ना, कितना है भाई, there are 10 stairs. हाँ, तो भैया ये एक होता है, फिर ये एक होता है, फिर ये एक होता है. तो देखो 6 प्लस 8 14 इंचेस वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और ऐसा 10, तो कितना हो गया इंटू 10 मतलब 140 इंचेस. ये इसका आंसर हो गया पहले पार्ट का. फिर से देखा जाए, 6 प्लस 8 एक स्टेयर, फिर 6 प्लस 8 एक स्टेयर, फिर 6 प्लस 8, फिर 6 प्लस 8, फिर 6 प्लस 8, फिर इस तरह चलता रहेगा. ठीक है, टोटल 10 है ऐसे. तो 6 प्लस 8 मतलब हर एक स्टेयर में 14 इंच मूवमेंट हो रही है, इंटू 10 140 इंचेस टोटल. एंट ने डिस्टेंस ट्रेवल की, पाथ कवर किया बच्चों. अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो 6 8 6 8 करके जब चल रही है इस तरह, तो हम लोग ऐसा बात करना चाह रहे हैं ना, समझ आ रहा है बात, इस तरह. तो देखो भाई ये क्या है, टोटल कितना 6 और कितना 8, ये देखो बस यहां पर 10 8 और यहां पर 10 6 बच्चों. इसका मतलब हुआ 60 और इसका मतलब हुआ 80, और ये है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ ना, शॉर्टेस्ट पाथ. देखा जाए कितना 8 हुआ, 10 8 और कितना 6, 10 6, तो 60 इंचेस एंड 80 इंचेस. तो ये कितनी होगी भाई, रूट ओवर 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, है ना. ये होगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ. पाइथागोरस दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस. तो भाई
यहां से ये 0 अगर हटा दें तो बाहर 10 आ जाएगा। √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बच्चों होता है वापस 100, √100 इज 10, तो बच्चों 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 इंचेस। तो इस वाले पार्ट का आंसर होगा 100 इंचेस और इस वाले पार्ट का आंसर होगा 140 इंचेस। आई होप ये बात सारे बच्चों को समझ में आई होगी। यहां पे एंट ने ये पाथ ट्रेवल किया, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो ये था, राइट? क्या ये बात सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, काफी फेमस क्वेश्चन में से एक है। एक ड्रंक पर्सन, अ ड्रंक पर्सन इज 10 स्टेप्स अवे फ्रॉम अ मेन होल। भाई मैं पहले बता दूं, जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारे एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई, जब भी कोई प्रॉब्लम इस तरह कभी भी मिलती है आगे, हमें वीडियो को पॉज करना है, पहले अटेम्प्ट करना है और फिर देखना है भाई सोल्यूशन किस तरह किया गया है। ठीक है, अपने अटेम्प्ट को चेक करो, इससे गलतियां पता लगी भाई किस तरह की गलती हम लोग कर रहे हैं, उसे सुधारना है। ठीक है, फ्रॉम अ मेन होल सडनली ही बिगिंस टू वॉक टूवर्ड्स द मेन होल। 10 स्टेप दूर था भाई एक मेन होल से। ही, मान लो यहां पे कोई मेन होल है, तो यहां से 10 कदम ये दूर ये प्राणी ये चलता हुआ इस होल की तरफ। He walks 2 steps forward and 1 step backward। भाई पिया हुआ इंसान था, ड्रंक था, तो 2 कदम वो आगे चल रहा था, 1 कदम पीछे चल रहा था। ठीक है, 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे। The time after which the person will fall into the main hole। कितने देर बाद वो मेन होल में गिर जाएगा। तो भैया 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, मतलब वो एज अ होल 1 कदम ही तो आगे बढ़ा है कि नहीं? He walks 2 steps forward and 1 step backward, मतलब 1 कदम ही आगे बढ़ा। तो मान लेते हैं 10। अब देखो क्या हो रहा है, 1 सेकेंड मतलब, और बोला क्या गया भाई, he walks 2 steps forward and 1 step backward in 1 second। he walks 2 steps forward and 1 step backward in 1 second, मतलब 1 2 1, तो 1 सेकेंड लगा। ठीक है, फिर ये 1 2 फिर 1 फिर एक और 1 सेकेंड लगा, तो अल्टीमेटली कितना दूर गया, दो स्टेप आगे बढ़ा। फिर 1 2 1, कितना, 1 और सेकंड लगा, 3 स्टेप ही आगे बढ़ा। करते 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 मान लेते हैं जब वो 9 स्टेप आगे बढ़ा तो 9 सेकंड लगा। 9 स्टेप आगे बढ़ा, फिर जैसे वो 9वें स्टेप पे पहुंचा, फिर वो 10वां स्टेप जैसे ही लिया, 11वें स्टेप में वो अंदर घुस गया, खत्म कहानी। हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 1 2 1, मतलब टोटल 3 स्टेप में 1 सेकंड लग रहा है। तो 1 2 1 लगा 1 सेकंड, 1 2 1 फिर 1 सेकंड, मतलब 2 स्टेप में 2 सेकंड, 3 स्टेप में 3 सेकंड, 9 स्टेप में 9 सेकंड। हाँ है ना? या फिर एक काम करते हैं 8वें पर आके बात करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 स्टेप में 8 सेकंड, और बोला 10 स्टेप पर मेरा होल है, तो 8 सेकंड पर वो 8 सेकंड पर वो 8 स्टेप तक पहुंचा। इसके बाद 1 2 घुस गया होल में, कहानी खत्म। 10वें स्टेप पर तो होल था, है कि नहीं? तो 8 सेकंड प्लस 3 कदम पर 1 सेकंड लग रहा है, 1 2 1, है ना? 2 कदम आगे 1 कदम पीछे में 1 सेकंड लग रहा है। तो भैया 3 स्टेप पर अगर 1 सेकंड, तो 2 स्टेप पर, है ना, 2 स्टेप बाद 8 सेकंड पे इधर पहुंचा, 9वें मतलब वो नेक्स्ट स्टेप जो लेता 1 2 वो घुस गया, पीछे आ ही नहीं पाया, कहानी खत्म। 8 सेकंड प्लस आंसर रहेगा 1/3 × 2, मतलब 8 प्लस 2/3, मतलब 8.66 सेकेंड्स। इतना टाइम पर वो अंदर घुस जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? 8 सेकंड में कितना ट्रेवल किया? हर एक स्टेप, हर एक मतलब एक कंप्लीट जर्नी, मतलब 3 स्टेप, तो 8 सेकंड में कितना हुआ? 24 स्टेप। यस और नो? 24 स्टेप, 8 सेकंड में 24 स्टेप। उसके बाद 25 26 गड्ढे में गिर गया, प्लस 2, 26 स्टेप में कहानी खत्म। ठीक है भाई, 1 2 1, 3 स्टेप मतलब 1 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप मतलब 1 स्टेप आगे। 8 सेकंड पर कितना कितना जर्नी किया भाई? 8 × 3 मतलब 24 स्टेप वो आगे बढ़ा। फिर 1 2 1 में वो गिरे गया, उसके बाद पीछे आने का नौबत नहीं आया, तो 24 + 2 26 सेकंड, 26 स्टेप्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई बच्चों यहां पर। ठीक है, बिफोर ही फॉल इनटू द मेन होल, और टाइम आया 8 + 2/3 सेकंड्स।
इस तरह से बच्चों हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। मुझे स्पीड पर, वेलोसिटी पर भी बातें करनी है, हम लोग इस पर और भी एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। दिस मच फॉर दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, सी यू।